नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान बाबा, सुमित सर, विचित सर, अखिलेश जी और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा दो मूवीज़ पे है। एक तो चर्चा है कि जो कंगना रनौत की फिल्म है इमरजेंसी, उसके जो रिलीज डेट उसको टाल दिया गया। दूसरा, अभिनव अनुभव सिन्हा की जो फिल्म है IC814, उसको लेकर विवाद है। नेटफ्लिक्स की सीरीज जो है IC814, उसमें विवाद ये है कि जो नाम है उसको लेकर कुछ आपत्तियां सोशल मीडिया पर दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज सूचना मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उनको तलब किया था। अखिलेश सर, इसमें कहा गया है कि आज कुछ बात बताया गया है कि देश से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, देश की भावनाओं से, ऐसी बात सरकार के सूत्रों से कही गई है। मेन बात यह है कि उसमें जो नाम है वो बुक, एक किताब के आधारित वो फिल्म सीरीज बनाई गई है, उसमें वो नाम है, वो कोड वर्ड जो यूज़ किया गया तो रिकॉर्ड पे है। तो सोशल मीडिया पर रिलीज होने के बाद जब कोई लोग विरोध करते हैं, उसके बाद सरकार जब जाके नोटिस देती है, तो क्या इसमें लगता है कि आपको कि ये अतिशयोक्ति हो गई है कि भाई जब रिकॉर्ड एक्चुअल फैक्ट्स है तो उस पर मूवी बनी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? आखिर आपत्ति है किस चीज़ से? नहीं, ये फैक्ट तो है कि वो कोड वर्ड था उनका, लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि उनके नाम वो नहीं थे। वो नाम तो कुछ और थे, जो ओरिजिनल नाम थे, जो कि 2000 में गृह मंत्रालय का बयान आया जिसमें उन पांचों की पहचान की गई थी अपहरण करने वालों की। पाकिस्तान के उनके पते, पाकिस्तान में उनके रहने का कहाँ वो थे, क्या क्या उनका पूरा बैकग्राउंड है, कितनी उनकी उम्र थी, वो सब दिया गया था। तो विरोध इस बात पर किया गया, जो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने किया, उन्होंने कहा कि आप वो नाम तो दे रहे हो जिससे वो आपस में बातचीत करें ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं लोग तो अपना सही नाम तो बताते नहीं है। चोर चोरी करने जाते हैं तो कोई सही नाम थोड़ी लेते हैं। जो झगड़ा को पहचान लेगा कि क्या नाम था, तो वो तो कोड नेम ही यूज करते हैं। लेकिन जब पूरी साजिश का भांडाफोड़ हो गया, जब गृह मंत्रालय की ओर से बयान आ गया कि ये असली में लोग कौन थे, कम से कम क्या सवाल ये पूछा रहा कि क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी डायरेक्टर की कि एक डिस्क्लेमर दे देते कि इनके नाम इसमें तो ये यूज किए गए हैं लेकिन उनके असली नाम ये हैं। विरोध इसी बात को लेकर हो रहा है। उसके पीछे जो विरोध का पीछे जो कारण है वो ये, अमित मालवी जो कि बीजेपी के IT सेल के हेड है, उन्होंने सबसे पहले इसको लेकर के मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आप एक तरह से वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं उनको आप बचाव कर रहे हैं, आप उनको आड़ दे रहे हैं। जब आप भोला और शंकर इस तरह के नामों के बारे में बोलते कि अपहरण किया जिन लोगों ने, तो जिन लोगों को पता नहीं कि उस वक्त क्या हुआ था IC814 में जो हाईजैक हुआ था, उसकी क्या बैकग्राउंड है, किन लोगों ने उसका हाईजैक किया था, उनकी डिमांड क्या थी, उस वक्त सरकार की क्या भूमिका थी, सरकार ने उसके बदले में कितने आतंकवादियों को छोड़ा था, वो आतंकवादी कौन थे, कहाँ से आए थे, किसकी शय पर थे। तो जिसे पता नहीं होगा वो तो समझेगा कि ये तो भोला और शंकर ने हाईजैक किया था। इस बात को लेकर विरोध किया गया और फिर इसीलिए आज INB ब्रिस्ट ने समन किया है नेटफ्लिक्स की जो कंटेंट हेड है उनको, कहा कि आप आइए अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी सब, क्योंकि आप जानते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जी, ये तो सेंसर बोर्ड के तहत आते नहीं। हाँ। तो इसमें तो अब जो होना था वो तो हो चुका, जो चलनी थी सीरीज वो तो चल चुकी है। 3 दिन 4 दिन बाद अगर आप इस तरह नोटिस देते भी, बुलाते भी, सॉरी, स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन है सर आपकी बात पे, बड़ी हम्बली अपनी बात रखना। नहीं कोई बात कि अगर वो भोला और शंकर के नाम सही बताने चाहिए थे तो जसवंत सिंह का नाम भी सही बताना चाहिए था। जसवंत सिंह का नाम भी फिक्शनल है सीरीज में। सरकार के किसी मंत्री का नाम, असली नाम नहीं बताया गया। हम सब ने कवर किया, आप भी थे फील्ड में, मैं भी था फील्ड में। ब्रजेश मिश्रा NSA हैं, ब्रजेश मिश्रा का तो उस टाइम का फुटेज भी इस्तेमाल किया गया कि सरकार ने 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया गया। पर कहीं भी सीरीज में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें नसीरुद्दीन शाह प्लेइंग ब्रजेश मिश्रा, पर उनको ब्रजेश मिश्रा के तौर पर नहीं दिखाया गया, कौल साहब दिखाया गया, कौल नाम दिया गया, उनको मिश्रा नाम दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर भोला शंकर के सही नाम पता लगने थे और पता है हमारे पास, तो फिर जसवंत सिंह, फिर अडवाणी जी, फिर वाजपेयी जी, नहीं, पर फिर सबके नाम आने आपने चाहिए। भी फ्लाइट का नाम तो सही दिया ना। हाँ, फ्लाइट का नाम तो कहानी आपने दिया घटना है, तो सही है। उसका पूरा नाम जो अमित मालवीय को कहना चाहिए था ना कि इसमें जसवंत सिंह का नाम पूरा नाम है उसका। डोभाल साहब भी गए थे प्लेन में लेके IC814 द कंधार हाईजैक। हाँ, तो सबको पता है कंधार हाईजैक क्या हुआ था, प्लेन हाईजैक करके कहाँ गए थे। तो जब पता है कि ये हाईजैक हुआ था, तो हाईजैक किसने किया था, तो उनके सही नाम देने में क्या दिक्कत है? नहीं, यदि जसवंत सिंह के नाम अगर गलत काल्पनिक नाम दिए गए या ब्रजेश मिश्रा के, तो होना ये चाहिए था कि जो कोड नेम भी था वो भी काल्पनिक करना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि आधा तो आप काल्पनिक करिए। मैंने देखी नहीं है सीरीज अभी,
कि आधा तो आप काल्पनिक करिए और आधे में आप सच्चाई नहीं, ऐसे दिखाइए तो नाम जिस व्यक्ति की हत्या हुई जो नागरिक था नेपाल का, जी। जिसकी एक गला काट के रेत के मारा कात्या- गया, कात्याल, उसका नाम भी रवीश है, रूपेश नाम नहीं है। बिल्कुल सर, हाँ वही सीरीज कह में रहे उसका नाम भी बदला गया, हैं। हाँ तो वही उसका नाम भी ये ओरिजिनल नहीं है, जबकि उसकी तो हत्या हो गई, वो तो तो फिर मार तो दिया ये गया। ज्यादा विरोध की बात है जो ये कह रहे हैं कि जब वही आप कह रहा सबके हूँ। नाम बदल रहे हो तो आपने जो कोड नेम उनका नाम क्यों नहीं बदला? मैं आपको बताता क्या आप हूँ। जानबूझ के कर रहे थे कि आपको ये मैं मैसेज आपको दे रहे थे बताता कि ये हूँ, होता भोला क्या है। शंकर थे? ये इसमें- सवाल है, इसी बात इसमें- पे विरोध है। इसमें- नेम है ना उसका, वो तो कोड नेम है ना, तो कोड नेम है तो उसको क्या कोड नेम बदलना? जैसे कह रहे हैं कुछ भी नाम रख देते हैं। हाँ तो उसमें कोई जरूरत है आपको भोला शंकर ही रखना था? आपको राम और श्याम रख देते या कुछ और नाम रख देते? नहीं, नहीं, राम फिर तो आपत्ति नहीं राम और श्याम अली और अब्बास रखना चाहिए नहीं था। नहीं नहीं जब ये कह रहे हैं वो अमित जिस वाले के देश ट्वीट में बात बात पे धार्मिक भावनाएं भड़क जाती हैं, बल्कि भड़की ही रहती ऐसी हैं। भावना लेके क्या फायदा जो बात बात में किसी के नाम पे भड़क जाती है। देखिए ये क्या, एक सबसे अच्छी बात मिनट, ये है, फैक्ट क्या देखिए। किसी को पता नहीं कि ये किसने किया था? क्या अनुभव सिन्हा के भोला शंकर नाम रखने से लोग ये अब नया सच मानने लगेंगे कि भोला शंकर ने किया था? मतलब क्या इतना कोई बच्चा है क्या जो इसको समझ नहीं आ अरे रही? वो सीरीज अगर देखिए उन्होंने बहुत कोड नाम किया तो क्रिएटिव लिबर्टी है सॉरी उनकी। पीछे बोल रहा हूँ बाबा, अमित मालवीय जी को वो जो जब अखिलेश जी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिक्र किया वो ट्वीट करना चाहिए था कि सरकार के डॉक्यूमेंट में इन 4 हाईजैकर्स के नाम ये थे, इनका ये पता था, ये था, और अनुभव सिन्हा को अपनी फिल्म में डिस्क्लेमर के तौर पर ये नाम आखिर में दिखा देने चाहिए थे कि ये 4-5 हाईजैक थे, तो बात खत्म हो जाती। बजाय इसके कि अमित मालवीय ने जिस तरीके से ट्वीट किया है ना, वो दरअसल ये चाहते थे कि भोला शंकर नाम ना होके उनका नाम अली या रहमान होता तो उनको दिक्कत नहीं होती। तो नाम थे ही। हाँ, नहीं वो नहीं तो पांचों मुस्लिम हैं। हाँ, उसमें तो क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, छुपाने वाली बात फैक्ट- थोड़ी ना है। फैक्ट तो बदलेगा नहीं जो ना। आतंकवादी छोड़े गए वो मुस्लिम थे और जिन्होंने हाईजैक किया वो मुस्लिम थे। फैक्ट तो कहाँ इसमें बदल क्या- रहा है? इसमें क्या फैक्ट कहाँ बदल रहा है? कि उसमें आखिर तक असली नाम पता चलता है कि नहीं चलता है? किसमें? सीरीज में नहीं पता चलता। ये भाई उन 7 दिन की घटना है। 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक हुआ, 31 दिसंबर 1999 को रिलीज हुए। ये 7-8 दिन की घटना है, वो इस पे कहानी बनी है। ये नाम भी सरकार को जो पता लगे वो 5 साल के बाद पता लगे हैं। वो हाईजैकर कौन थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। नाम भले 7 दिन बाद 5 साल बाद चले हैं, लेकिन उन 7 दिनों में ही जिन लोगों को छोड़ने की बात थी उससे एक क्लियर ही था कि कौन पकड़ने वाले। उनके नाम एक्स की जगह वाई हो सकते थे। तो हमको ये लग रहा है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें भावनाएं आहत होती हैं, ये आहत भावनाओं का देश है। तो इसलिए मैं फिर भी बात कह रहा हूँ कि भाई अगर आप अली या अब्बास नाम रखते तो वो क्योंकि वो मुसलमान है और वो आतंकवादी होते हैं, आप उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं ना। नहीं। क्योंकि आपने भोला और शंकर नाम रखा तो आपने गलत कर दिया। नहीं, इसमें आप जिन्होंने कोड नेम रखा था उनकी मंशा को देखिए ना। कि उन्होंने भोला और शंकर क्यों रखा था? कसाब भी आया था, कलावा बन के आया था ना। कसाब कलाव पहन के आया था। अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता तो बोल देते कि ये तो वो था। यही तो विरोध होता है ना इसी बात को लेके। और आपको याद हो कि एक तो बकायदा बुक रिलीज हुई थी, कहा गया था कि इसके 26 की साजिश जो आरएसएस की थी। तो ये तो है, अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो इसलिए ये मुझे लगता है कि अगर आप तथ्यों पे अगर आधारित कोई चीज बना रहे हैं तो आपको तथ्यों पे ही काम करना चाहिए। तो फिर वो नाम भी बोल क्यों नहीं बोलना चाहिए? वाजपेयी तो क्यों नहीं बोले उन्होंने? क्यों नहीं बोले नहीं, उन्होंने? अनुभव क्यों नहीं बोले अनुभव सिन्हा ने? क्यों ने नहीं तो बोले? वाजपेयी जी को क्लीन चिट दे दिया एक तरह से। क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था नाम। सबसे बड़ा जो हुआ और कि उनके यदि- नाम न बोलने से क्या ये पता नहीं लगा कि जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे या ब्रज मिश्रा नशे थे? तुम कह रहे हैं कि सच्चाई जो है वो तो पता है दुनिया को। वो भोला शंकर नहीं थे, वो कोई और ही थे, सबको पता है। वो इसी बात पे तो हो रहा है कि आप उनका तो डिस्क्लेमर दे दीजिए ना। तो डिस्क्लेमर जसवंत दे सिंह दीजिए का नाम भी दे कि ये दीजिए। होम मिनिस्ट्री के हिसाब से ये जो थे वो टेररिस्ट थे, इनके नाम ये थे। मुझे लगता है कि सीरीज बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि वो नाम इसलिए दिया गया कि वो आपस में उसी नाम से बुलाते थे, एक दूसरे को एड्रेस करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीरीज बनी है, यदि उस पर बात करें, यदि हम फैक्ट्स पे बात करें, मुझे लगता है कि उस वक्त की सरकार को बहुत बचा दिया अनुभव सिन्हा ने। यदि डिटेल से दिखाया जाता कि मसूद अजहर को किस ढंग से जेल से लाया गया, प्लेन में बैठाया गया, ये सब शॉर्ट सीन तो है नहीं, वहाँ कैसे छोड़ा गया, ये सब सुन तो बचा दिया गया ना। साथ में वही तो डोभाल साहब और जो कैरेक्टर है जो निगोशिएट करता है वो सबको मालूम है, डोभाल साहब थे वो। और साथ में जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे प्रभात कुमार, उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी थे। हाँ, प्रभात कुमार थे कैबिनेट सेक्रेटरी, बाद में गवर्नर भी बने। वो बाद में गवर्नर बने, मेरे ख्याल से झारखंड के गवर्नर बने थे। ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है अनुभव सिन्हा के लिए ठीक ही है। और ये सीरीज जो है वो काफ़ी देखी जाएगी। जिसको नहीं जानना देखने से बचना चाहता होगा वो भी देखेगा। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और कंट्रोवर्सी, वो है इमरजेंसी की। अब उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप हुआ, उसी इमरजेंसी को सेंसर ने पास नहीं किया है। अब विडम्बना देखिए, सरकार बीजेपी की है।
समझ रहे हैं ना कैसे इमरजेंसी आया तो सेंसरशिप लग गया था देश में, है सब कुछ बंद, आप ये नहीं छाप सकते वो नहीं छापते। अब जो है उस नाम की फिल्म को सेंसर ने पास नहीं होने दिया। अब उधर तो अब आपत्ति है कि वो सिख समुदाय के अभी ऑफ सोर्स के हवाले से सोर्सेज से बताया गया कि उसमें एसजीपीसी जो हैं उन्होंने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं, जताई हैं, जिस तरह की जिस मतलब उसमें नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों के खिलाफ सेंटिमेंट था पूरे कम्युनिटी के, तो नाम लिया गया शायद ऐसा। तो वो उस बात पे उन्होंने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर सेंसर बोर्ड उसको लेकर अभी रुक गई है। लेकिन वही फिर बात शुरू हो जाती पहले वाले विषय पे ना, कि भावनाएं जो हाथ वाली बात है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। और मिनिस्ट्री ने ठीक है, मान लीजिए नोटिस देना अच्छी बात है, आपने दिया, लेकिन 4 दिन बाद वो भी जब आउटरीच सोशल मीडिया पर हुआ तब आपके पास तो पहले से भी चेक बैलेंसेस का सिस्टम है, तो सरकार उस समय वहां क्यों नहीं देखती? क्यों एक प्रेशर में एक विंग एक लोग सॉरी लेट मी करेक्ट यू, जैसे अभी बताया ना अखिलेश जी ने कि ओटीटी पे जो चीज़ें रिलीज होती हैं उसको सेंसर से पास नहीं कराना होता है, तो वो रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद चर्चा में आई, चर्चा में जिसने देखी उसका आपत्ति लगी, भोला और शंकर नाम क्यों दिया था, उसने आपत्ति रेज कर दी और अमित मालवीय ने उसको ट्वीट कर दिया। अमित मालवीय आज की तारीख में देश के बहुत बड़े आदमी हैं, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, आज से नहीं कई सालों से हैं, मतलब मैं कहा 7-8 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लगातार इस पद पर हैं और वो ऐसे मुद्दे उठाते रहे और लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे। तो उनकी आपत्ति के बाद आईएनबी मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स को नोटिस इशू कर दिया कि भाई अब सफाई दीजिए आगे, ये फिल्म है कंगना रनौत की, ये सेंसर से पास किए बगैर सिनेमा हॉल में लग नहीं सकती। तो जब सिनेमा हॉल में गई तो एसजीपीसी ने अपने ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे, या जो सेंसर बोर्ड होगा उसमें से किसी ने कोई सिख रहा होगा या पंजाबी रहा होगा, उसको लगा होगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसने उससे पूछा होगा। ये कहानी है, घटनाक्रम मुझे मैं पता नहीं है, लेकिन मैं जोड़ के देख रहा हूँ, यही घटनाक्रम है। और जो कहा ना कि अभी ओटीटी पर जो किसी का वो वश नहीं चलता है, अब नए ब्रॉडकास्ट बिल में है ये सब चीज। जब नया ब्रॉडकास्ट बिल जो वापस जो जिसको कहा गया कि और कंसल्टेशन किया जाएगा उसमें है, ये सब है, ओटीटी वगैरह सब है उसमें। एक चीज इसमें जो और अभी भी है कर रहे हैं ना कि पॉडकास्ट, हरियाणा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि हालिया कुछ बयान जो हैं वो थोड़े ठीक नहीं गए। इन्होंने जिस तरह से वो किसान आंदोलन को लेकर इनकी टिप्पणी थी, और उनको पार्टी ने, अखिलेश सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, पार्टी में भी इनको समझाया गया कि भैया बयान सोच समझ करके दें। तो चूंकि हरियाणा चुनाव है तो ये भी एक बात सुनने में आ रही है कि शायद उस वजह से भी ये फिल्म टालने की बात हो रही है, ऐसा चर्चा हो रही है उसको लेकर। मतलब मिली भगत आपस में कि आप ही की फिल्म और हम ही रोक लेते हैं ताकि चुनाव निपट जाए नवंबर के बाद। कंगना को लेकर जिस तरह से विवाद है, क्योंकि उन्होंने जो किसान आंदोलन को लेकर के बहुत सारी जो चीजें बोली हैं, वो पार्टी ने भी अभी उनको कुछ देर पहले अपने ही चैनल पे कंगना रनौत एक कार्यक्रम में लाइव में बैठी थी, जो अमर उजाला का संवाद कार्यक्रम चल रहा है। कंगना रनौत ने बोला, मैंने खुद सुना कि फिल्म को बैन कर दिया गया है। तो मैंने छूटते ही पूछा बैन किया गया है या सेंसर ने पास नहीं किए? दो अलग अलग चीजें हैं। कंगना रनौत फिल्म की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ हैं, सांसद हैं, और वो कह रही है फिल्म को बैन कर दिया गया। बैन का मतलब तो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो सकती। जहां तक हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि उसकी डेट मुलतवी कर दी गई है, इस फ्राइडे को रिलीज ना होकर अब कब रिलीज होगी ये क्लियर नहीं है, जब तक कि सेंसर क्लियर ना कर दे। बहुत अंतर है। प्रतिबंधित मतलब बैन मतलब जैसे आंधी फिल्म बैन हुई थी इमरजेंसी में। इसमें आप विचित से थोड़ा सा बताएं फिल्मों को लेकर। ये काफ़ी समय से रहता है कि जब सेंसर बोर्ड काफ़ी फिल्मों को लेकर, जैसे उड़ता पंजाब फिल्म आई तो उसमें 94 कट की बात कही गई, हे राम मूवी कमल हसन की आई तो उसमें भी काफ़ी समय तक उसको रोका गया। तो सेंसर बोर्ड के खिलाफ एक पहले से एक है कि वो मूवीज़ को डिले करना या जो उनको पसंद नहीं आता उसमें कटिंग करना। एफटीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे, जब मुझे नाम नहीं याद रहा, लेकिन गजेंद्र जी जब उनका पूरा एक टेन्योर था उसमें काफ़ी सब विरोध हुआ था। उसके अलावा जो एक्टर विजय साउथ के, उन्होंने कहा था कि फिल्म पास करवाने के 9.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए मांगे जाते हैं। तो एक जो इंडस्ट्री है, ये सेंसर बोर्ड में काफ़ी समय बदलाव की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये सब बहाने ही, ये सब इश्यूज उठते हैं तो एक बदलाव होना चाहिए सेंसर बोर्ड में? क्योंकि अब जैसे सर ने, बाबा ने कहा कि भाई जिस मूवी के समय सेंसर बोर्ड पे बैन लगा दिया गया, उसी सेंसर बोर्ड ने आज मूवी पे बैन लगा दिया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों में सहिष्णुता वाकई नहीं है। सहिष्णुता होती तो कोई भी फिल्म आए आप उसको देखिए, आप उससे असहमत हो सकते हैं, आपकी नाराज़गी हो सकती है, आपकी नाराज़गी जायज़ हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है आप उसी का गला घोट देते हैं। तो एक तो ये बात हुई। इसके परस्पर विरोधी बात है वो ये है कि जब राजनेताओं
का या फिर जिनका उनसे स्वार्थ सकता है वो अपने हिसाब से इसको ले आते हैं। इसीलिए अमित मालवीय जी ने भोला और शंकर का सवाल उठाया। आप पद्मावत फिल्म आई थी, उस समय कितना हंगामा मचा था उस फिल्म को लेकर के। उस फिल्म में ऐसा क्या था, इतिहास के जो की किताबें हैं उनमें कहीं ये नहीं बताया जाता कि पद्मावत हैं या नहीं हैं, जबकि पद्मावत के बारे में वो कहानी ऐसा नहीं है कि उसके बारे उस पर अगर जो फिल्म बनी, जो कुछ भी उसकी फिल्म की कहानी में था उसमें कहीं पद्मावत को डिमीन किया गया हो। पद्मावत की वो कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा उसमें भी उसकी चर्चा की है, उस पुस्तक में भी। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि कोई भी फिल्म आती है तो इस तरह की चीज़ें उठती हैं। दूसरी बात है कि फिल्म बनाने वाले भी वो भी थोड़ी उकसाने वाली चीज़ें, जो फुलझड़ी टाइप की चीज़ें छोड़ते हैं। ये फिल्म में कोई बुराई नहीं, अगर वो भोला और शंकर नाम था वो नाम रख दिए, उसमें कोई बुराई नहीं हो सकती है, ठीक है, रखना चाहिए। बुराई तब हो जाती है या उसमें कठिनाई तब हो जाती है जब आप कुछ नाम तो काल्पनिक कर देते हैं और कुछ नाम वास्तविक रख देते हैं। आप कोड वाले नाम भी बदल सकते थे अगर ये चीज़ें आपको एक धारा पर ले जाना था। पर मुझे लगता है सर कि आपने कांधार हाईजैक पे कितनी मूवीज बनी होंगी, लेकिन कभी आज तक हमें नहीं पता था कि कोड नेम ये था। तो ये राइटर की किताब थी जिसके ऊपर ये नाम नहीं, उन्होंने अगर फिल्म हमें बनाई नहीं जानकारी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि वो तथ्य नहीं है, इसलिए उसमें कोई ये नहीं है। बल्कि मैं इससे आगे की बात करता हूँ। हम सब लोग बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट बहुत तेजी से करते हैं। जैसे कि एक फैसला आया अभी असम की सरकार ने, वहाँ के विधानसभा ने जुम्मे के दिन जो नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था 85-87 वर्षों से, उसको रोक दिया। अब उस पर एक हंगामा की आप प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ों को रोक ही देना चाहिए। आप न तो जिस तरह से कि आप किसी को न तो संसद में या विधानसभा में पूजा पाठ की इजाज़त दे सकते हैं, न उसी तरह से आप नमाज, व्यक्तिगत आस्था का सवाल है ये, धर्म तो एक हाँ धर्म का है। तो इसीलिए वही स्थिति हमारे फिल्मों में भी आता है। जब फिल्म की कहानियाँ आती हैं तो उसमें हम सब लोग किसी न किसी कारण से अपनी आहत भावनाओं के साथ पहुंच जाते हैं, और उसमें यह होता है कि हम विवेक छोड़ देते हैं। हमारा विवेक नहीं आहत होता है, विवेक आहत होता तब तो हम सुधरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और इसी का नतीजा है अब इमरजेंसी को लेकर के है। ये जो फिल्म कंगना रनौत बनी है, मुझे नहीं, फिल्म चूंकि रिलीज ही नहीं हुई तो नहीं मालूम, लेकिन जो ध्वनि आती है उसमें यह है कि उसमें इंदिरा गांधी की लानत मलानत होगी। क्यों इंदिरा गांधी की अब लानत मलानत की क्या ज़रूरत है उस तरह की, जबकि इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल। उसकी सजा इंदिरा गांधी को 1977 में जनता दे चुकी थी। आप एक घटना को उठा करके आप ये बताना चाहते हैं फिल्मों के जरिए लोगों में कि वो कैसा बुरा समय था। वो बुरे समय की कहानी हो चुकी है, लेकिन वही कहानी इसलिए दोहराई जाती है ताकि उससे कुछ लोगों में भावुकता जगे और उस भावुकता का कुछ लोगों को फायदा मिले। तो ये सारी कहानियाँ फिल्मों की वो जनता को प्रभावित करने या जनता में नई चेतना पैदा करने की जगह उनके जज्बातों को उभार कर अपने लिए फायदा लेने का माध्यम बन जाती है। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े रहे हैं, बहुत से मामले कॉपीराइट के आते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी कोई म्यूजिक का इस्तेमाल कर लें किसी शो के लिए, और वो शो को अगर डिजिटल पे प्रमोट करना हो और वो फिल्म का म्यूजिक अगर है, उसके राइट अगर हमारे पास सिर्फ टीवी के लिए थे तो हम उसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, हमको स्ट्राइक्स आ जाते हैं, हमको वो म्यूजिक हटाना पड़ता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह की फिल्म बनती है IC 814 जो सीरीज़ बनी है, उसमें क्या हुआ होगा। मैं अनुभव सिन्हा से मैंने बात नहीं की है, जो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। रियल कैरेक्टर से जब आप दिखाते हैं तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनके पास ऑफिशियली जाना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है कि हम ये किताब इस किताब पे आधारित कहानी बना रहे हैं, इस किताब में आपके नाम है, हम इस, तो हो सकता है राइटर ने वो राइट लिए हों, पर वो राइटर ने राइट लिया था कि किताब लिखने के लिए, पर अब मैं उस किताब पे आधारित फिल्म बना रहा हूँ, तो ये उसकी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की वो है कि आपको उसके वो लेने पड़ेंगे।
क्योंकि अब जब आप अधिकार मांगने जाते हो कि मैं आपके नाम का इस्तेमाल करूंगा, आपको आपके नाम दिखाऊंगा, तो आप फिर उसके जो सामने वाला है वो पैसे मांग सकता है, वो उसके लिए मॉनेटरी फाइनेंशियल गेन्स मांग सकता है कि भाई आप मेरे बारे में दिखा रहे हो, मेरे बारे में लिख रहे हो, मुझे उसके बदले में इतना XYZ ये हो सकता था। तो उस खर्चे से, उस बजट को ओवर बजट होने से बचने के लिए शायद अनुभव सिन्हा ने ये बीच का रास्ता निकाला हो कि आधी चीज़ फिक्शनल है, आधी चीज़ रियल है। दूसरी चीज़ जो होती है जानबूझ के, अब जैसे कि विचित्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली कि ये इसीलिए इसकी फिल्म नहीं बनी, क्योंकि फिल्म बनती तो सेंसर बोर्ड में जाती, और सेंसर बोर्ड में जाती तो ये रिलीज ही नहीं हो पाती। हम लोग विवाद पे चर्चा करते रहते और पता ही नहीं चलता IC 814 जो बनाया उन्होंने उसमें कितने चेंजेस, कितने कट्स और कितने वो सब इम्प्रोवाइजेशन उनको रिलीज़ की टाइम पे लगाने पड़ते, जो कि अमूमन होता है ऐसी फिल्मों के साथ। पर इसका फ़ायदा क्या होगा, जो बात बिल्कुल शुरू में अखिलेश जी ने की थी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का फायदा 4 दिन के बाद अनुभव सिन्हा को हो रहा है। अनुभव सिन्हा की IC 814, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे जीवन का पहला रिपोर्टिंग असाइनमेंट था वो बड़ा। मैंने 98 दिन से इंडस्ट्री में आया हूँ, 99 में मैं कवर कर रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट पे भेजा गया मुझे, 24 दिसंबर जी न्यूज़ में था, 24 दिसंबर शाम को 6:30 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, फ्लाइट लैंड होनी थी, फ्लाइट लैंड नहीं हुई, उड़ी उड़ी खबर आई कि हाईजैक की खबर है। तो मैं बिल्कुल कब रिपोर्टर था, कोई बड़े बड़े रिपोर्टर कोई जाना नहीं चाहता था, छुट्टी का दिन था, 25 दिसंबर थी, अगले दिन क्रिसमस थी, सब बड़े लोग थे, तो हम बच्चे रिपोर्टर दौड़ा दिए गए। वहीं से मुझे रात को 9 बजे की एक प्लेन जा रहा था इंडियन एयरलाइंस का, नेपाल, काठमांडू, क्योंकि सब फ्लाइट रुक गई थी। तो 9 बजे का प्लान होते हुए रात को 11:30-12 बजे प्लेन उड़ा। मैं बगैर किसी पासपोर्ट, बगैर किसी वीज़ा, बगैर किसी कपड़े, बगैर किसी तैयारी के उस एयरपोर्ट में सुनील अरोड़ा जो बाद में CEC बने, वो उस वक्त सिविल एविएशन में जॉइंट डायरेक्टर थे, वो एयरपोर्ट पे थे। तो उनसे हाथ पैर जोड़ के सतीश केसिंग हमारे बॉस थे, शरद यादव सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तो उनसे बात करके उसको ले जाओ, उसको ले जाओ, तो उस प्लेन में हम लोग चले गए नेपाल। मतलब जैसे हम नहीं यहाँ से नोएडा से दिल्ली जाते हैं, वैसे हम दिल्ली एयरपोर्ट से त्रिभुवन एयरपोर्ट चले गए। और फिर मैं 5 दिन वहाँ रहा, 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक नेपाल में। नेपाल एयरपोर्ट पे क्या क्या खामियां देखी, उस पर रिपोर्टिंग की कि कैसे आतंकवादी घुस गए, कैसे हथियार घुस गए, कैसे बैग रखा होगा, क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं करता था। बड़ा था बिल्कुल, ऐसा था बिल्कुल ISBT का बस अड्डा है ना अपना, कोई भी जाके किसी बस में बैठ गया। मैं कैमरा लेके चलते, कैमरा में उस वक्त यूमैटिक कैमरा थे बड़े वाले, उस कैमरे में शूट करता हुआ मैं एयरपोर्ट के बाहर से प्लेन के अंदर तक चला गया कि मैं बैठ गया सीट पे जाके। अब फिर अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है, फिर मैं उतर के बाहर आया, तो ये पूरा कैमरे पे था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो दौर था 99 वाला, वो बिल्कुल अलग था। और उसी मूड में रखकर अनुभव सिन्हा ने, अगर वो मतलब अगर आप वो देखेंगे पूरा सीरीज़ 6 एपिसोड की है, बहुत ही क्लासी सीरीज़ बनाई है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि हम लोगों को प्लेन के अंदर क्या हो रहा था, सरकार में क्या चल रहा था, पब्लिक का क्या प्रेशर था, ये सब चीज़ें बहुत कहानियाँ पता है। पर जो नेगोशिएशन चल रहे थे ना, जो हाईजैकर्स के बीच में, सरकार के बीच में, वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई हैं कि कैसे नेगोशिएट कर रहे थे, डोभाल साहब का क्या रोल था उस पूरे खेल में, वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई गई हैं। और कैसे आपने हाईजैकर को जो 153 की लिस्ट पहले भेजता है और फिर आप उसको 3 पे ले आते हैं कि 3 ही आदमी हम रिहा करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 नहीं, अब आप जाएंगे नेपाल, तो अब जब इंडिया का तो जो जा ही नहीं सकते। नहीं, अब नहीं, अब जो है जो इंडियन एयरलाइंस से जाएंगे तो उसकी अलग चेकिंग होती है। एयरपोर्ट पे चेकिंग होके आप आ जाएंगे। प्लेन में चढ़ने के पहले जिसमें जो सामान वाली ट्रॉली होती है ना, वो बनाई हुई है, उसमें हर एक ट्रॉली में एक बंदा होता है इंडियन, वो एक चीज़ फ्रिस्किंग करता है, फिर आप प्लेन में जाते हैं। नहीं, उसके बाद मैं गया हूँ, उसके बाद अलग से होता है उनको, उस अभी भी नेपालियों पे उस पर विश्वास नहीं है उनको। तो वो जब चेक होके आप अंदर आ जाएंगे, जहाज में चढ़ने के पहले वो 4 डब्बे ऐसे बने होते हैं, एक करके उस डब्बे में जाइए, 4 लोग फ्रिस्क करेगा, उसके बाद उतरिए, फिर प्लेन की सीढ़ी चढ़ के फिर अंदर जाइए। आखिरी आप लोग एक टिप्पणी विचित्र सर जो कह रहे थे, विचित्र सर की इमरजेंसी हुए 50 साल हो गया, अब उस पर फिल्म बनाने का क्या फ़ायदा, कांग्रेस को जनता सजा दे चुकी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। फिल्में तो 200 साल 300 साल पुरानी भी इतिहास पर बनती हैं, अभी तो 50 साल तो बहुत ही वो मनमोहन सिंह पे भी बनेगी, उसके बाद 10 बनेगी साल तो वो सिख भी प्रधानमंत्री रहे। हाँ, वो बनेगी, ठीक है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि जो कंट्रोवर्सी वाली बात हो रही थी, तो 2015 में जो तनु वेट्स मनु रिटर्न्स आई थी, वो उनकी आखिरी सुपरहिट थी। उसके बाद से कंगना की कोई फिल्म चली नहीं है। तो और चूंकि वो इसको प्रोड्यूस कर रही हैं, डायरेक्टर हैं ये, तो उनके लिए बहुत जरूरी है इस फिल्म का चलना। हाँ, वो इमरजेंसी के डायरेक्टर डायरेक्टर, तो ये चलना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जितने इंटरव्यूज हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि वो ट्रोल हो रही है, वो हो रही है, एक्चुअली पॉपुलैरिटी बहुत हो रही है। और
वो ये जानते हैं सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे उनकी और ट्रोलिंग हो प्राइम रही मिनिस्टर है, भी आ रहा है। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन है इस समय गंगारात। अखिलेश सर, इमरजेंसी फिल्म के ऊपर जो सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई है, और ये आखिरी बस टिप्पणी कर दी, फिर खत्म करें। नहीं, मुझे लगता है कि उसमें जो एसजीपीसी की आपत्ति है उसी को लेकर के फिलहाल उस पर रोक तो नहीं कहेंगे अभी तक पारित नहीं की गई है। जो ये कहा ना सुमित ने कि वो इंटरव्यू में करी थी कि बैन कर दिया है, ऐसा बैन तो अभी कुछ नहीं है। सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है किसी फिल्म को रिलीज करने के लिए। सेंसर बोर्ड कई बार आपत्तियां करता है, होती है तो नोटिस देता है, अगर उनको लगता है कि तो उस पर फिर कट लगाने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वो मुझे लगता है प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हाँ, ये सरप्राइजिंग है क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो इस सरकार ने काफी प्रमुखता से उठाया है। स्पीकर बने ओम बिरला, उनका तो पहला कदम यही था कि प्रस्ताव पारित कराया। उसके बाद 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने का फैसला किया हर साल। तो इसलिए ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका जिक्र हुआ था। तो इमरजेंसी तो ऐसा टॉपिक है जिस पर बीजेपी बहुत ज्यादा प्रमुखता से उठा रही है। उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने पैसा लगा के अपनी फिल्म बनाई है, तब क्यों ये फिल्म रुक गई है, कौन है मुखिया सेंसर बोर्ड का आजकल? मुझे आइडिया नहीं है अभी, शायद प्रसून जोशी। हाँ, प्रसून जोशी कभी होते हैं पहले हुआ था। पहले से। तो ये देखने की बात होगी क्यों रोकी। मुझे लगता है चुनाव भी है हरियाणा में, शायद तो अभी चाहेंगे ही नहीं कि कोई भी एक ऐसा विवाद हो जिसके चलते जवाब देना पड़े कि क्या हो रहा है। और जब एसजीपीसी एक बार मैदान में आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि मामला धार्मिक एंगल हो जाता है। तो इसलिए शायद फूक फूक के कदम रख रहे हैं। हर जगह धार्मिक एंगल है। IC 814 में भी धार्मिक एंगल है, उधर भी धार्मिक एंगल। वही बात है बाबा जी, धर्म के मारे हैं हम लोग। हाँ, एक धर्म के मारे हैं। एक चीज कह रहा चाहता कि अगर जो बताया जा रहा है कि SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी, अगर इसको इस बात पे नाराजगी है कि सिखों को क्यों मैंने हत्या गलत पोर्ट्रे किया गया, शायद ऐसा कहा अगर जा रहा है। ऐसा हो, नहीं, हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा चर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि IC 814 तो हमने देखा है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं, अपना बिल्कुल। अभी तो दे सकते हैं। ये फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं है, तो किस वजह से वो अखिलेश ने सही बोला कि भाई पहले इंतजार कुछ कर लेते हैं। बहुत फिल्मों में कहता है कि भाई ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, एक कट इधर लगा दीजिए, नहीं तो ये सर्टिफिकेट दे देंगे। पूरी जद्दोजहद तो यही होती है ना कि ये सर्टिफिकेट ना मिले। ये सर्टिफिकेट में आप ले लो तो लोग बोलता है नहीं ये में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए आप कट एक्सेप्ट कर। वो बहस एक अलग तो होनी चाहिए कि अब हमारा समाज काफ़ी मैच्योर हो गया है, स्पेशली जब से इंटरनेट पर ये OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह आए हैं। तो अब तो सेंसरशिप नाम की कोई मतलब कोई चीज़ है नहीं। जो चाहे आप देखिए, खुल्लम खुल्ला है सब कुछ। जो देख रहा है। फिर अभी हम बहस कर रहे हैं IC 814 पे, तो वो तो रियल नाम है कि फिक्शनल नाम होने ऐसा है, आपको पता है ना कि आपकी आज़ादी कहाँ खत्म होती है, यहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो वो तो आपको अपने मर्यादा का तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सरकार ऐसे नई स्टेट, क्या सरकार तय करेगी आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितना देखना है? इस पर बहस में कह रहा हूँ कि ये समय है कि होनी चाहिए। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है। हाँ, बेस्ट तरीका तो दर्शकों के हाथ में है। सबसे अच्छा कि आप जिसको जैसे बड़ी बड़ी फिल्में आई, बड़े बड़े आर्टिस्ट की फिल्में आई और नहीं चली, बीते 3-4 साल को देखिए, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अभी शाहरुख खान की 2 फिल्में छोड़ दीजिएगा जो पिछले साल आई थी, लेकिन उसकी अच्छी अच्छी फिल्मों की नहीं चली, लेकिन छोटी छोटी फिल्में बड़ी बड़ी हिट हो गई। जैसे ये फिल्म आई है अभी स्त्री 2, सब छोटी सी फिल्म है लेकिन कितनी बढ़िया चल रही है। अब 400 करोड़ 500 करोड़। मैं कह रहा हूँ कि दर्शक के पास दिमाग है, उसके पास विवेक है, जो उसको अच्छा लगता है उसको अपना लेता है, जो नहीं अच्छा लगता है उसको रिजेक्ट कर देता है, चाहे कितना बड़ा भी एक्टर काम क्यों ना कर रहा हो। अमिताभ बच्चन और आमिर खान की एक साथ फिल्म, कटरीना कैफ, कौन कौन थे वो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, क्या था सब, अब किसकी, यश चोपड़ा की फिल्म थी, आदित्य इसकी, आदित्य चोपड़ा है ना, बड़ी फिल्म थी, कड़क करण जोहर किसी की, आई डोंट नो, सब पिट गई। तो नहीं, ये बात तो है कि इस पर रोक लेनी चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए और उसका मैंने ये नहीं है, फिल्म देखिए, अपनी नाराजगी आपकी हो सकती है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति जो फिल्म बना रहा है उस पर छोड़ दीजिए उसको, अनलेस एंड अनटिल कि वह देशद्रोह न हो, बस चीज का। देखिए ना, मैं सॉरी फिर क्योंकि विचार आते जा रहे हैं। अब OTT पर पंचायत और गुल्लक भी तो है ना, कुछ भी नहीं है अश्लीलता, कुछ भी भुड़ता नहीं है, सुपर महारानी भी है, मतलब महारानी तब भी पॉलिटिकल स्टोरी है। मैं कह रहा हूँ कि वो तो ये तो ऐसी चीज है कि पब्लिक ऐसी पसंद कर रही है बगैर किसी उसके, मतलब आपको कोई मार काट, विभत्सता, खून, बलात्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, तब भी चीजें पब्लिक देख रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो अखिलेश जी ने की कि भाई आपके पास ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कहाँ सेंसरशिप खत्म होती है, और सेंसरशिप के बारे में वाकई में चर्चा करने की जरूरत है। बड़ी बहस देश में होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए कि सेंसरशिप लगाए, लागू रखे या नहीं लागू रखे, खत्म करें इसको।
वैसे मैं बता दूं गुल्लक का जो राइटर है दुर्गेश, वो मेरा बैचमेट रहा है। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं सेंसर बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो प्रसून जोशी ही है। आपका अनुमान सही था। नहीं भाई, अभी पूछते हैं ना आईएनबी मिनिस्ट्री कवर करते हैं, तो आप बताइए आईएनबी मिनिस्ट्री को पूछिए कि सेंसर बोर्ड चाहिए नहीं चाहिए, क्यों चाहिए। और मुझे ये फेमस डायलॉग याद आता है, जयपाल रेड्डी जी को जब आईएनबी मिनिस्टर बनाया गया था यूनाइटेड फ्रंट सरकार में, उन्होंने कहा था कि ये मिनिस्ट्री होना ही नहीं चाहिए, इसको बंद करो, ताला बंद करो। प्रसार भारती बिल वही लेके आए थे। वही लेके आए थे प्रसार भारती बिल जो आया था ऑटोनोमस देने वाला दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो को, जो जयपाल रेड्डी होंगे। और उन्होंने कहा था कि ये और मिनिस्ट्री यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी वो, त्रिशंकु सरकार, क्रचेस पे चलने वाली सरकार। तो ऐतिहासिक काम जिन कमजोर सरकारों को सरकारों ने कमजोर करते हैं वही करते हैं। कुल मिला के बात वही आती है कि ऐतिहासिक काम कमजोर सरकारों ने। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।